बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने आज एक जुमला कहा कि जोश पर होश गालिब आ गया, और ये इसलिए कहा गया कि कलअदम तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से जो 12 रोज़ा धरना है बिल आखिर वो एक और मुआहदे के ऊपर जाकर शायद ख़त्म होने के करीब है। लेकिन शायद मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और बाकी तमाम उलमा जो हैं वो हुकूमतों के साथ, हुकूमती जो मौजूद थे, शाह महमूद कुरैशी साहब, असद कैसर साहब, अली मोहम्मद खान साहब, उनके साथ जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक मुआहदा किया गया है जिस मुआहदे के मुताबिक स्टीयरिंग कमेटी जो है वो तरतीब दे दी गई है, हुकूमत मुज़ाकरात करेगी कलअदम तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के लोगों के साथ। लेकिन अवाम को, कौम को ये नहीं पता चल सका कि वो नुकात या वो मुआहदा क्या है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनवा देती हूँ मैं आपको। ये किसी की फतह या शिकस्त नहीं है, ये पाकिस्तान की फतह है, ये इस्लाम की फतह है, ये हुब्बुल वतनी की फतह है, और ये इंसानी जानों की हुर्मतों के तहफ़्फ़ुज़ की फतह है। ये मुज़ाकरात किसी जबर और तनाव के माहौल में नहीं हुए, संजीदा माहौल में, ज़िम्मेदाराना माहौल में और आज़ादाना तौर पर हुए। 3 अफराद पर मुश्तमिल कमेटी कायम की। मुहतरम जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान, मुहतरम जनाब असद कैसर साहब स्पीकर कौमी असम्बली, मुहतरम जनाब अली मोहम्मद ख़ान साहब वज़ीर ममलकत बराए पार्लिमानी उमूर। और अल्लाह ताला का करम है कि किसी नाखुशगवार सूरत हाल के पेश आने से पहले ये फ़ैसला हो गया। कौम को मुबारकबाद, और मुल्क और कौम के मफाद में फैसला बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन फैसला क्या ये अभी तक शायद हमारे सामने नहीं है। स्टीयरिंग कमेटी, मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि फर्म कर दी गई है। खुद शाह महमूद कुरैशी साहब भी कुछ फरमा रहे थे, वो भी जरा एक झलक देख लें। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास ने तवील मशावरत और गुफ्तगू के बाद एक फैसला किया कि हमने मज़ाकरात को तरजीह देनी है और दानिश से, ताकत से नहीं, दानिश से इस मसले को हल करने को तरजीह देनी है। मुल्क की मईशत को एक नुकसान का खदशा हुआ या हो सकता था अगर ये तवालत अख्तियार करता। उन सब चीज़ों को सामने रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह एक अमन का और बेहतरी का रास्ता तलाश किया गया है। मैं इस पर तमाम अहले सुन्नत के ज़ोमा और कायदीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये सब कुछ कह रहे थे शाह महमूद कुरैशी साहब, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले वजीराबाद की तरफ गामजन हुए हैं बशीर फारूकी साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान और बाकी दीगर उलमा। जाते जाते बशीर फारूकी साहब ने क्या कहा वो भी जरा सुने। और सर थोड़ा सा मेरे से जस्ट, और सर ये मुआहिदा अभी पहुंचाया जाएगा उन्हें? ये भी साथ हमारे साथ हम साझा दिखाइएगा। ठीक है, तो मुआहिदा जो है कितने रुकात में मबनी सर? 13 रुकात पर। ठीक है, तो अभी कितने रुकनी वक्त आपका वहाँ जा रहा है अभी लेके मुआहिदे को? 5 और 2 हम 5 और 4 धरना किस टाइम खत्म करेंगे? 9 ठीक है, आपके जाने पे धरना खत्म कर दिया जाएगा? आज ऐलान किया जाएगा। ये तो मंजरनामा है कि ज़ाहिर है ये सब कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और अब मैंने कहा कि बशीर फारूकी साहब जो हैं वो दीगर उलमा इकराम जो हैं वो वज़ीराबाद की तरफ गामजन है। लेकिन बहुत सारे शायद मुबहम सवालात हैं जिसके जवाबात अवाम भी देखना चाहती है, सुनना चाहती है, इसलिए आज हमने ज़हमत दी है इंपॉर्टेंट शख्सियात को। नज़ीर लगारी तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान का मोतबर नाम है। नज़ीर लगारी साहब, थैंक यू वेरी मच कि आप स्टूडियो तशरीफ लेकर आए। ज्वाइन करने जा रहे हैं रऊफ क्लासरा साहब, पाकिस्तान का एक और मोतबर नाम, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं आप भी, आपको भी वेलकम करते हैं। लेटर ऑन मुझे इस्लामाबाद से ज्वाइन करने जा रहे हैं। नज़ीर लगारी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे किए लेती हूँ। मुझे अभी मैं वज़ीराबाद भी आपको दिखाती हूँ अपने रिपोर्टर से कि वहाँ पर क्या मंजरनामा है, क्या वाकई जो शुरा में धरना के लिए लोग आए थे उन्होंने वापसी का सफर बांध लिया है या नहीं। लेकिन ये फरमाइए कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी ऑप्टिमिस्टिक थी और कितनी आपको लगता है रेलेवेंट रही इन सारे वाकयात को जो हमारे सामने पिछले 12 रोज से थे? एक तो ओवर ऑप्टिमिस्टिक थी और ओवर रेलेवेंट थी। उसकी रेलेवेंसी भी ओवर थी जो हमारी समझ में नहीं आई। आप लोगों को बताते, मास्टर्स को बताते पाकिस्तान के लोग एक तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। आपने अचानक एक खुशखबरी सुनाई कि जिन्हें मामला तय हो गए। जब मामला तय हो गए हैं और मुआहदा हो गया है
तो फिर ये मुआहदा हुआ है कि मुज़ाकरात असर न होंगे। मुआहदा होता है कि जी चीज़ें तय कर ली गई हैं, सेटल डाउन कर ली गई हैं और ये नुकात हैं और इन पर अमल दरामद होगा। बातचीत तो अब शुरू होगी और बातचीत के लिए जो है अब उलमा तशरीफ़ ले जा रहे हैं वहाँ बात करने के लिए जहाँ पर मुज़ाहिरीन और धरना देने वाले मौजूद हैं। इसका नतीजा क्या निकलेगा? ये गुफ्तगू जब होती है तो उसका नतीजा क्या निकलता है? बहुत एहतराम है मुफ्ती मुनीबुर रहमान का, ठीक है, अपनी फॉलोइंग में, और बशीर फारूकी साहब बहुत मोहतरम हैं बेशक अपनी फॉलोइंग में, और दीगर उलमाए कराम का भी, बिल्कुल दुरुस्त है। और हज़रत अल्लामा अहमद सईद काज़मी साहब के साहबजादे वो मौजूद थे, उनकी भी बड़ी से है। लेकिन बात यह है कि इस वक्त जो मीर कारवां बने हुए हैं उन मुज़ाहिरीन के, क्या उनका और इन उलमा की आपस में इक्वेशन बनेगी? क्या वो एक जगह पर बैठेंगे और क्या वो अपने मुतालबात जो हैं वो उनसे दस्तबरदार होंगे, या 13 नुकात में उनका हल दिया गया है? उस मसले को फिर ये कहाँ जाएगा? दो सूरतें हैं। एक मसला ये है कि हुकूमत तारीक लब्बैक को कलअदम करार दे चुकी है, बिल्कुल दुरुस्त है, और दूसरी तरफ ये है कि एक 13 नुकाती मुआहिदा उनके पास ले जाया जा रहा है। अब इसके दरमियान में हम ये नहीं कहते कि ये बिल्कुल ब्लैक है और ये बिल्कुल वाइट है, यहाँ कोई ग्रे एरियाज भी होते हैं। हमें उनका तो पता चलना चाहिए कि ग्रे एरियाज कहाँ कहाँ पर हैं और क्या क्या हैं। उसके बारे में हमें नहीं बताया गया है और उसके बारे में कोई चीज़ सामने नहीं आई है। मैं ये समझता हूँ कि अबहम नहीं होना चाहिए। अब ये अगर कायम कर रहे हैं कि जनाब हम चीज़ों को तय कर रहे हैं, तो तय करने का एक फोरम होता है। आपने एग्जीक्यूटिव ब्रांच की तरफ से बैठकर ये मामलात किए, उसमें इख्तलाफ भी हुआ, इत्तेफाक भी हुआ, झगड़े भी हुए, तनाज़े भी हुए, और उसमें बुलंद बातें भी की गई, नरम बातें भी की गई। और रेट ऑफ स्टेट को क्या आप कंप्रोमाइज़ करने जा रहे हैं या अब उसको बरकरार करने जा रहे हैं? और क्या ये मामलात यहाँ पर रहेंगे? अगर आपने कलअदम का लफ्ज़ लगाया हुआ है तो क्या सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस ले जाएंगे? और अगर इसको विड्रॉ कर रहे हैं तो क्या अपने अक़दाम को वापस लेंगे? और फिर पार्लियामेंट में आप क्या लेकर जाने वाले हैं? जरा इससे जरूर आगाह करें। बिल्कुल ठीक है नज़ीर कारी साहब, इन्हीं जुमलों के साथ ना ये जो अबहम के आपने अल्फाज इस्तेमाल किए और आपने कहा कि ये हमें बता दिया जाए, शायद लोग ये पूछना और समझना चाहते हैं। आप बताइएगा कि क्या ऐसे मुतालबात हैं जो हुकूमत नहीं मान सकती? हुकूमत उन पर तो आमादा नहीं हो सकती ना कि भाई ये सारे काम नहीं हो सकते। उसमें रिहाई भी हो सकती है उनके तमाम तरह काबिरीन की जो वो चाहते हैं, और इसके अलावा दीगर मुतालबात भी हैं। आप समझते हैं कि हुकूमत किसी कुछ ऐसे मुतालबात हैं जिससे वो कहेगी कि हम इस पर तो बात ही नहीं कर सकते? आगे की बात करें आप। नंबर 1, मेरे ख्याल में हुकूमत जो बात किसी तौर पर नहीं मान सकती है, और देखें आलमी कन्वेंशंस भी होते हैं और बहुत सी और चीज़ें हैं, रिवायात होती हैं, और बहुत रिवायात तो ऐसी हैं जो 1400-1500 साल से चली आ रही हैं। ऐसी रिवायात भी मौजूद हैं कि आपके पास अगर कोई कासिद आता है, अगर कोई सफ़ीर आता है, तो आप उसको इम्यूनिटी होता है, दुनिया भर में ये होता है कि उसको इम्यूनिटी हासिल होती है। वो अपनी हुकूमत के अक़दामात का निगहबान तो होता है, जिम्मेदार नहीं होता, इनिशिएट नहीं किया होता उसने। जो कुछ फ्रांसीसी सदर ने कहा वो फ्रांसीसी सफ़ीर ने नहीं कहा है, और हम उसको निकाल कर हासिल क्या करना चाहते हैं? शायद हुकूमत ये बात न माने कि वहाँ से सफ़ीर को, यहाँ से सफ़ीर को, और रिहाई वाला मुतालबा नज़ीर लगा। और मेरा ख्याल है कि रिहाई के मुतालबा अगर ये कंप्रोमाइज़ माजी में करते रहे हैं, मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि कानून को, अदालतों के फैसलों को ये कंप्रोमाइज़ करते रहे हैं, और हमारे सामने किया इन्होंने, एक नहीं एक से कई बार किया है इन्होंने। तो फिर उनकी हैसियत क्या रह जाती है? मैं सिर्फ ये बात करता हूं कि जब आप अगरतला में मुजीब रहमान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चला रहे थे, और जब आपको मजबूर होना पड़ा था कि मुजीब रहमान को वहां से रिहा करके इस्लामाबाद ले आएं और मुज़ाकरात की मेज पर उठाएं और गोल मेज कॉन्फ्रेंस बिछाएं और उनको यहां ले आएं, तो आपने कॉम्प्रोमाइज किया था किसी अंजाम के बगैर, तो फिर उसके नतायज भी आपके सामने आए। बिल्कुल ठीक है। तो क्या आप नतायज भुगतने के लिए तैयार हैं? क्या नतायज भुगतने के लिए तैयार हैं? रऊफ क्लासरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, अपना प्रोग्राम करते हैं GTV की स्क्रीन पर मद्दे मुकाबिल। रऊफ साहब थैंक यू कि आपने वक्त दिया आज हमें। रऊफ साहब फरमाइएगा कि 2 अहम तरीन जो हुकूमती वज़रा हैं, यानी कि वज़ीर दाखिला मुल्क के
اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب دونوں کہیں منظرنامے پر نہیں ہیں. کل سے ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اب مذاکرات کسی اونٹ کہتے ہیں نا کسی کروٹ بیٹھ ہی جائے گا, اور کیا واقعی یہ ایک مبہم قسم کی پریس کانفرنس تھی یا سب کچھ صاف اور شفاف تھا؟ روف کلاسر صاحب, کین یو ہیئر می؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے کلاسر صاحب؟ کلاسر صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ اوکے, کلاسر صاحب کو جیسے ہی ہماری کنیکٹیوٹی ہوتی ہے ہم آگے بات کرتے ہیں. لیکن سر میں یہ پوچھ رہی تھی کہ دو اشخاص کدھر چلے گئے؟ یہ تو بڑی باتیں ہو رہی تھی. فواد چودھری صاحب نے آج ایک ٹویٹ بھی کیا, چلائیں ذرا, وہ بڑا شاعرانہ قسم کا ٹویٹ ہے. آپ خود بڑے ٹویٹر پہ ایکٹیو ہوتے ہیں لغاری صاحب. یہ دیکھیں نا, مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے, میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے. میں ثنا ہاشمی سے کہتا ہوں کہ عظیم ہاشمی کی شاعری ہے. لیکن فواد صاحب کہاں ہے سر؟ بہت سکون ملا تلخی نوا سے مجھے, میں خاک سے ہوں مجھے خاک جذب کر لے گی, اگرچہ سانس ملے عمر بھر ہوا سے مجھے. سر یہ کیا ہوا ہے فواد چودھری صاحب اور شیخ رشید صاحب؟ تو فواد چودھری صاحب نے یہ میسج دیا ہے کہ جناب آپ کے اس کھیل میں شامل نہیں ہوں, میں ریاست کی ریٹ پر کمپرومائز نہیں کرتا ہوں. کیا مطلب ہے, باقی کر رہے یہ جو بیٹھے تھے سارے؟ میرے خیال میں ہمیں چیزیں سامنے آنے پر پتہ چلے گا کہ یہ کیا کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ چیزیں کمپرومائز کی گئی ہوں گی. میں یہ بالکل نہیں چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ آگے بڑھے, اس معاملے میں تضادات آگے بڑھیں, یہ معاملہ ہنگامے اور فساد کی طرف جائے, میں بالکل نہیں چاہتا ہوں. لیکن پاکستان کے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ حکومت نے کہاں کہاں کتنا سرنڈر کیا ہے, اور تب یہ مظاہرین اگر واپس جاتے ہیں تو واپس جا رہے ہیں, تو آپ نے کون سی ایسی چیز ہے جو ان کے ہاتھ میں سمائی ہے جس پر وہ مطمئن ہوئے ہیں. مجھے ان کے آنے یا رہنے یا جانے یا ان کے دھرنے میں آنے یا آگے بڑھنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی وہ اس کا میری ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ میری ریاست جو ہے, کیا اس نے اپنی ریٹ کو کمپرومائز کیا ہے, یا اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہے, یا کسی حکمت عملی سے کام لیا ہے, کسی دانش سے کام لیا ہے, کسی ذہانت سے اور عقل مندی سے کام لیا ہے. اگر مجھے پتہ چل جائے گا میں تالیاں بجاؤں گا جناب کمال ہو گیا, دیکھا کس طرح سے معاملے کو حل کیا گیا ہے. اچھا, لیکن آپ کو لگتا ہے, ابھی مجھے روف کلاسر صاحب کی طرف جانا ہے دوبارہ, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ شیخ رشید صاحب جیسے زیرک آدمی, وہ ابھی تھوڑے دنوں پہلے انہوں نے شاہ زیب کے پروگرام میں گو کے معافی بھی, ہاتھ اٹھا کے معافیاں مانگی, وہ سب نے چلائی بھی تھی ویڈیوز. آپ کو لگتا ہے کہ ان کے نہ ہونے یا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑا معاملات پر؟ وہ جب تک تھے تب بھی کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا, اب نہیں ہے تو بھی فرق نہیں پڑا. نہیں, کل کی جو میٹنگ ہوئی ہے نا, اس کے بعد تو حالات تبدیل ہوئے ہیں نا. اس میٹنگ میں تو یہ دونوں حضرات بھی موجود تھے نا. تو کہا گیا تھا کہ آپ چلے جائیں. نہیں, میں نہیں کہتا ہوں, میں بالکل نہیں کہتا ہوں. خبر کیا ملی آپ کو کہ خبر میں صداقت تھی یا نہیں تھی؟ نہیں, مجھے بالکل اس کا اندازہ نہیں ہے. دیکھیں, دونوں وزراء ہیں, دونوں کابینہ کا حصہ ہیں, دونوں, لیکن وہ ایک جہاں دیدہ سیاستدان ہیں اور کہیں بھی اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیتے ہیں اور اپنی عزت کا خیال رکھنے. فواد چودھری کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. فواد چودھری وزیر ہیں تو وزیر ہیں, نہیں تو پھر اینکر بن جائیں گے, نہیں تو کچھ اور بن جائیں گے, نہ کسی اور کے ترجمان بن جائیں گے. اس دفعہ جو ہے 5-6 پارٹیوں کے ترجمان رہ چکے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کل باقی تو سب کچھ بن یہ ہو سکتا ہے کہ کل انہی کے ترجمان ہوں جن کے خلاف یہ کہہ رہے تھے کہ ریاست کے ریٹ کی نہیں مان رہے. ہو سکتا ہے کہ ترجمان تو بننا ہی بننا ہوتا ہے کسی نہ کسی کا. رضی لغاری صاحب ایک میرا خیال ہے لائٹر موڈ میں ہے, اور بڑے لائٹر موڈ میں ہی انہوں نے کچھ بہت اہم باتیں کہہ دی ہیں. لیکن سنجیدہ سوال شاید یہ ہے کہ اس وقت تک جبکہ میں اور آپ لوگ یہاں پر میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں, ظاہر پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق لگ بھگ 7:17 ہیں, معاہدہ پہنچ رہا ہے وزیر آباد. اس وقت وزیر آباد میں کیا سچویشن ہے؟ میرے رپورٹر ہیں ایوب چوہان, ان سے ذرا میں جاننا چاہتی ہوں کہ اچھا اوکے, کلاسر صاحب اگر کنیکٹ ہو گئے تو پہلے کلاسر صاحب کی طرف چلتے ہیں, پھر ایوب چوہان سے وزیر آباد کی بھی سچویشن لے لیں گے. کلاسر صاحب اگین السلام علیکم, آپ خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام, جی بہت شکریہ ثنا, آئی ایم فائن. تھینک یو. کلاسر صاحب بڑی دھواں دھار پریس کانفرنس کا انتظار تھا, پہلے 2:30 بجے, پھر 3 بجے, پھر 2:45 بجے, وہ ڈیلے ہوتی رہی. لیکن اس پورے منظرنامے میں 2 امپورٹنٹ شخصیات, میں ابھی بات کری تھی لغاری صاحب سے, ایک وزیر داخلہ ہیں ملک کے, ایک وزیر اطلاعات و نشریات ہیں, دونوں منظر سے غائب ہو گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس پریس کانفرنس میں کلیئرٹی ہے اور یہ یقینی طور پر ایک مثبت راستے کی طرف جو ہے آگے لے کے جائے گا معاملے کو؟
आपने बड़ा अहम सवाल पूछे जो मेरा ख्याल है सारे लोग इस वक्त उस पर बात करना चाह रहे होंगे या सुनना चाह रहे होंगे। वो वज़ीर दाखिला और हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर दोनों बड़े अहम होते हैं। और अगर आपको पता हो, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि मसला क्या है इसमें, तो आपको याद होगा शेख रशीद साहब से पहले यहाँ पे तीन लोग थे जो वजारत इसके दाखिला के उम्मीदवार थे। उसमें एक शेख रशीद साहब थे, फवाद चौधरी साहब थे, परवेज़ खटक साहब थे, और कुरा फाल जो है ना वो उनके शेख साहब का नाम निकला क्योंकि उनको बड़ी सपोर्ट है। कुछ हमारे जो हलके हैं जिनको वो रिप्रेजेंट करते हैं, हुकूमत से ज़्यादा, पार्लियामेंट से ज़्यादा, वो कुछ और हलकों को रिप्रेजेंट करते हैं, सो वो बना दिए गए। अब शेख साहब को हरगिज़ पता नहीं था कि किसी दिन यहाँ पे ये लबैक वाले भी आ सकते हैं, मुझे ये सारा एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन भी आके हैंडल करनी पड़ेगी। शेख साहब जो हैं वो कंफर्ट जोन में हमेशा रहे हैं, मतलब टीवी के बंदे हैं, बड़े बड़े बयान देंगे, जुगतबंदी करेंगे, वो कुछ एक रट्टा लगाया होगा, आके जुमले बोल देंगे, वो इस तरह के काम तो बड़ा खूबसूरत कर सकते हैं, लेकिन क्राइसिस हैंडलिंग कभी उन्होंने जिंदगी में की नहीं है। स्पेशली जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, कीपिंग पाकिस्तान के जो यहाँ पे हालात रहे हैं, आज तक कभी उनको ये मिनिस्ट्री मिली नहीं थी। ख्वाब तो उनका था कि मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन अब उन्हें ये नहीं पता था कि जब ये मिल जाती है तो कौन कौन से क्राइसिस हैं आपको आके हैंडल करने पड़ते। सो ये शेख साहब है कि एक तो उनकी सिंपथी साहब लबैक वालों के साथ थी, माजी में भी हमने देखा उनके साथ उठते बैठते, उन्हीं की हिमायत सपोर्ट करते रहे, और साथ में फिर उन्हें पूरा इसका आके एक्सपीरियंस नहीं था कि हैंडलिंग कैसे करनी। फवाद चौधरी साहब दूसरी साइड जो हैं वो बड़े क्लियर थे इस मामले में, आज की ने पहले दिन से क्लियर थे फवाद जी, और बड़ी हद तक आज अगर आप देखें तो पाकिस्तान के लोगों ने फवाद चौधरी को बड़ी सपोर्ट दी है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू को जाके लोगों ने उसको एंडोर्स किया है कि जनाब कि ये अगर आपकी रियासत जो है अगर झुकती जाएगी, लेटती जाएगी, जो भी यहाँ पे 10-15 हज़ार 5,000 बंदे लेके आ जाएगा और यहाँ डंडे के जोर पे मनवा लेगा। और ये अगर आपको याद हो तो ये सिलसिला शुरू किया था तहरुल कादरी साहब ने शुरू किया, फिर इमरान खान साहब ने शुरू किया, फिर बाद में बाकी पार्टीज ने भी कहा हम लॉन्ग मार्चेज आके करेंगे, अब हम लेटेस्ट उसमें देख रहे हैं। सो उन दोनों के दरमियान जो बड़ा एक उसमें क्लियर एक आपको नजर आता है कि शेख साहब, और आपने फवाद का पूछा कि फवाद को तो कल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने या अगर हुकूमत पाकिस्तान ने मना कर दिया, ये आपने नहीं बोलना, क्योंकि ये लबैक वालों ने उनके पे उन्होंने एतराज़ात कर दिए थे, बल्कि खबरें आ रही थी कि शायद उनको जो मुज़ाकरात हो रहे थे कल परसों हो रहे थे उसमें से उठा दिया गया। जनाब उन्होंने कहा, जनाब इमरान खान साहब को कहा कि इन साहब को तो यहाँ से उठा दें। सो उसके बाद उनको मैसेज तो चला गया फवाद चौधरी साहब को कि आपने नहीं बोलना ताकि मामला ख़राब ना हो जाए। सो उनकी तो हमें समझ में आती है कि वो चुप हैं, वो सामने नहीं आ रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं है, जो आपका सवाल था। लेकिन दूसरी साइड पे ये है कि शेख रशीद साहब कहाँ गायब हैं, उनका ये काम है, वो तो सिंपथाइजर हैं, उनके सपोर्टर हैं, उनके वोटर हैं, वो तो उनका आपस में बड़ा एक अच्छा ताल्लुक है, कम से कम उनको तो नजर आना चाहिए था। उनकी तो कोई आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह या दीगर चीजें जो हैं, सो ज्यादा जो वरी सामने मेरे लिए वो ये फवाद चौधरी साहब का गायब होना नहीं है। वो तो चलो ट्विटर पे वो बात तो वो करते रहे, असल चीज ये है कि मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर जो है, अगर आपने इतना बड़ा ओहदा ले लिया है, आपको शौक था बचपन से जी मैंने वजीर दाखिला बनना है इस मुल्क और मेरे नीचे एजेंसियां भी आएंगी, मेरे नीचे फोर्सेस भी आएंगी, पुलिस भी आएंगी और पूरा मुल्क मैं चलाऊंगा, तो भाई साहब फिर इसके साथ कुछ आपके टेस्ट होते हैं, कुछ ट्रायल होते हैं, कुछ आपसे तवक्को की जाती है। बहरहाल शेख साहब You are missing शेख साहब ना, रऊफ साहब, in other way you are missing him, in other way you are missing रऊफ साहब। लेकिन इसी बात के साथ ना मैं मिस नहीं कर रहा उनको, नहीं जस्ट फॉर द लाइटर वे रऊफ साहब। लेकिन मुझे ये फरमाइएगा कि मैंने अभी नज़ीर लगारी साहब से ये बात सवाल किया क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो हम ज़ाहिर सब लोग सुन रहे थे, आप लोग भी देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे, जब ये कहा गया कि स्टीयरिंग कमेटी फॉर्म कर दी गई है, इसमें इतने इतने लोग होंगे और वो ये सारी बातें करेंगे, तो फिर मेरे जहन में भी ये सवाल आया कि स्टीयरिंग कमेटी तो मौजूद होती है, ज़ाहिर है आप उसमें नामजद कर देते हैं, स्टीयरिंग कमेटी करेगी क्या? दोनों लोगों को सुनेगी, यानी हुकूमत को भी सुनेगी और कलअदम तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोगों को सुनेगी, और फिर क्या होगा? ये यहाँ पर आके क्वेश्चन मार्क आ गया, फिर क्या होगा? बहरहाल ये भी मैं इस पे आता हूँ, थोड़ा बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, थोड़ा ये भी बता दूं, ये जो मुआहदा कराया गया है, जो अब यहाँ खबरें आ रही हैं कुछ रिलायबल इस सोर्सेस से, जी सर, ये मुआहदा कोई हुकूमत ने नहीं कराया। जो लोग पहले मुआहदे करवाते थे, जिन्होंने पहले आपको याद होगा पैसे तकसीम करते थे, अब की दफ़ा भी उन्होंने ही मुआहदा करवाया है और उन्होंने ही उसका जर्नलिस्टों को भी ये ब्रीफ किया गया, बताया गया है कि हमने ही मुआहदा करवाया। वही लोग हैं, वही जो पावरफुल हमारे यहाँ एलीट एक है हमारे यहाँ,
उन्होंने आके मुआहदे करवाए, नहीं तो हुकूमत की बात वो नहीं सुन रहे थे। बल्कि इसमें जो जामिन बने इस मुआहदे में, मतलब ये बड़ा अफसोस भी होता है, इतनी बड़ी रियासत है, इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर हैं, पार्लियामेंट है, वजीर हैं, वैसे बातें इनकी सुनने तो किसी को मतलब छोड़ते नहीं है। लेकिन इस मुआहदे में जो जामिन है ना हुकूमत पाकिस्तान और इन लबैक के दरमियान मुआहदा जो हुआ है, उसमें कुछ और लोग जो है पावरफुल लोग हैं हमारे, वो उन्होंने गारंटी दी है जी हम करेंगे, आप इनके साथ मुआहदा करें, जो बातें आपकी तय होंगी हम एक्सिक्यूट करवाएंगे। सो इसकी गारंटी जो है रियासत के किसी और इदारे ने दी है। ये बड़ी मजे की चीज़ ये है, हुकूमत और इनके दरमियान जो मुआहदा है इसका गारंटर कोई और है, वो तीसरी पार्टी है। तीसरी पार्टी ने मुज़ाकरात किए हैं, उन्होंने कहा जनाब हम आपकी गारंटी देते हैं, आप इनकी बात मान लें, आपको हम सारी एग्जीक्यूशन करवा देंगे। नंबर 1। नंबर 2, आपने बात की स्टीयरिंग कमेटी की। अब होता ही है यहाँ पे, पहले होते थे सुनते थे जिस बात को आपने एक खूह खाते में डालना हो, टाइम बाई करना हो तो कमीशन बना दो, कमेटी बना दो। अब की दफा भी मैं ये समझता हूँ जो स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है इस पे इन्होंने टाइम बाई किया है हुकूमत ने। ये बड़ा बिल्कुल क्लियर लग रहा है आपको कि चलो वक्ती तौर पर सड़कों पे इनको उठाएं, चलो साद रिजवी साहब भी रिहा हो जाएंगे, इनके शेड्यूल से नाम भी निकल जाएगा। चलें जी, इलेक्शन पहले भी लड़ रहे थे, आप देखें तो इलेक्शन तो पहले भी लड़ रहे थे, कालदम होने के बावजूद इलेक्शन लड़ रहे थे, वोट भी ले रहे थे। सो वो शरायत हुकूमत के लिए इतनी कोई टफ नहीं है, अगर आप उनको देखा जाए वो इतनी मुश्किल नहीं है, ऑलरेडी उस पर कर रहे थे। सो मैं ये समझता हूँ उनको भी एहसास होगा कि जनाब हमारे बंदे कमेटी में बैठ गए, कभी इजलास बुला लिया, चाय पी ली, गपशप कर ली, हाँ जी क्या कर रहे हैं, करते हैं, देखते हैं। तो मुझे लगता है कि वक्ती तौर पर दोनों साइड्स ने एक दूसरे को फेस सेविंग दी है। ये टाइम बाई किया गया है कि चलो आप अगेन आप इनको यहाँ सड़क से तो उठाए ना, जो स्टैंड ऑफ है पिछले 10-12 दिन का, इसको खत्म करें, कल की कल देख लेंगे। ये इसके पीछे मेरा ख्याल फिलॉसफी है जो ओके रऊफ साहब, इसी नुक्ते के साथ मैं ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक से वापस आकर नज़ीर लगारी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं और आपसे भी तज्जिया लेते हैं। बड़ी खबर दे रहे हैं रऊफ क्लास्टर साहब कि ये वही लोग हैं जिन्होंने जो जामिन बनकर उभरे हैं। हुकूमत ने बराह रास्त किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं किया, लेकिन तीसरी जानिब से मुआहदा हुआ है। तो ये माजी में भी शायद हमें इसी चीज़ों की नज़ीर मिलती रही है। एक मरतबा फिर इस पर मुहर सब्त की गई है। एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आकर जरा मजीद इसी नुक्ते पर बात करते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हुए हमसे बात कर रहे हैं रऊफ क्लास्टर नज़ीर लगारी साहब मेरे साथ स्टूडियो में। रऊफ साहब, आप ही की बात की कंटिन्यूएशन में नज़ीर लगारी साहब के पास सवाल लेके जा रही हूँ। नज़ीर लगारी साहब, वही खबर जिसका तस्करा शायद आपने भी इशारे कनायों में किया और हमारे पास भी खबरें थी, लेकिन रऊफ साहब ने तो बिल्कुल ही बता दिया कि यही हुआ है। तो सर फिर हुकूमत कहाँ आपको दिखाई दे रही है? हुकूमत की रिफ्लेक्शंस क्या है? वो किस तरह से आगे पोर्ट्रे करेगी? कैसे ट्रस्ट डेफिसिट तो फिर वहीं का वहीं खड़ा हुआ है अवाम का। एक तो ये कि इसकी एक बुरी मिसाल भी है जो दी जा सकती है, लेकिन टेलीविज़न स्क्रीन पर नहीं, मैं बाद में आपको बता दूंगा। अच्छा। तो और दूसरी ये है कि इनको इजाज़त है ये करप्शन करें, ये लूटमार करें, माफिया को साथ लेकर चलाएं और महंगाई करें, लोगों के जीना दो भर कर दें, ज़िंदगी अजीरन बना दें और लोगों की जेबों पर डाका डालें और लोगों की मैशत तबाह कर दें, लोगों का तर्ज ज़िंदगी बदल दें और लोगों को बड़ी तेज़ी के साथ जो है गुर्बत की लकीर से नीचे गिराते चले जाएं और मुल्क को मज़ीद कर्ज़ों के बोझ तरह दबाते चले जाएं। और ये इनके अख्तियारात में है और ये पूरी वुसअत क़ल्बी के साथ इन अख्तियारात का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन स्टेट अफेयर्स में अगर ये कोई चीज़ करेंगे तो फिर शायद कर ना सकेंगे। बात ये है कि ये अचानक ऐसा कैसा होता है कि कोई ग्रोह पैदा हो जाता है। देखें, मैं कम से कम 70 के इलेक्शन से लेकर आज तक की एक चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तमाम मीडिया ने सर उठा रखा था कि जनाब वेस्ट पाकिस्तान में जमात इस्लामी जीत रही है और ईस्ट पाकिस्तान में भी वो बड़ी सीटें ले रही है और पीपल्स पार्टी और अवामी लीग की हैसियत तो बहुत ही कम होगी और ये बहुत पीछे होंगी। ये मीडिया भी कह रहा था, इस्टेब्लिशमेंट नहीं कह रही थी। लेकिन उस वक्त तक जमात इस्लामी को 4 सीटें मिली थीं, एक दीर से, 2 कराची से और एक डेरा गाजी खान से। और डेरा गाजी खान की सीट कैसे मिली थी इसका भी हमें पता है। तो उसके बाद ये और आगे लेकर जब मार्शल आया तो इनको साथ ले लिया गया, इंगेज कर दिया गया, इनको मगरबी महाज पर ले जाया गया, इनकी बागबानी की गई, इनकी काश्तकारी की गई, इनको जो है पानी दिया गया, इनको जो है खाद दी गई, इनको बढ़ाया गया, इनके नाखून बड़े किए गए, इनका मेकअप बड़ा किया गया, इनके बारे में सिलेबस बनाया गया। वाशिंगटन में या कहीं और सिलेबस बनता था, फिर इनमें तकसीम होता था, फिर हमारी मुक़द्दस
किताब में से आयतें निकाल कर इनके हवाले की जाती थीं। बाज़ आयतों पर जनरल ज़िया के दौर में बिल्कुल उन आयतों को पढ़ने पर भी जो है वो अख्तियार नहीं होता था। तो इस तरह का एक चीज़ बनाई गई थी। फिर आपने देखा कि पिछले एक ऐसा इलेक्शन भी हो चुका है जो एक जर्नैल के दौर में हुआ है, जिसमें मजहबी जमातों को इक़्तिदार तक दिया गया, एक सूबा उनके हवाले किया गया, बाकी इक़्तिदार में शराकत की गई और उनको लीडर ऑफ अपोजिशन का मनसब भी दिया गया, ताकि इनकी हैसियत को बढ़ाकर बताया जाए कि जनाब ये बड़ी चीज़ हैं। और ये अब जो काश्तकारी होती है और ऐसे लोगों को आप अचानक सरफेस पर ले आते हैं जिनके बारे में लोग बैकग्राउंड भी नहीं जानते होते हैं, अचानक उनकी पॉपुलरिटी जो है इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाती है कि सब हैरान। ये सारा कुछ काश्तकारी हो रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सारे का सारा कोल्ड वार का असासे थे। ये असासे ग्रेजुअली जो हैं वो इरलेवेंट हो रहे हैं। पहली बात ये है कि कोल्ड वार ख़त्म हो चुकी, कोल्ड वार की गर्ज़ गायत ख़त्म हो चुकी है। अब एक निज़ाम एक ही है, वर्ल्ड आर्डर एक ही है। अब कम्युनिज्म एक मुतबादल निज़ाम के तौर पर मौजूद नहीं है, लेकिन कम्युनिज्म के ख़ात्मे के लिए जिस मिलिटेंसी से और जिस मजहबी जहन से काम लिया गया था, अब वेस्ट उसको एलिमिनेट करना चाहता है। वो चलेगा, आप जितना इसको पालने की कोशिश करें, बढ़ाने की कोशिश करें, अल्टीमेटली वो जो है इनका जो है वो मुस्तकबिल नहीं है। ये हमें भी समझना चाहिए, हमारी हैयत मुक़्तदरा को भी ये समझना चाहिए कि हमें अपने लिए और अपनी स्टेट के लिए नए रास्ते तलाश करने होंगे, तरक्की के, खुशहाली के, बेहतरी के, अच्छाई के, और हमें जमहूरियत के, दुनिया के साथ मिलकर चलने के जो बाकी ममालिक ने इख्तियार किए। नज़ीर लगारी साहब, आपकी बातें सुन के ना मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि मुझे बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो जाती है कि हम फिर किस तरह से आगे अपने मुस्तकबिल की आबियारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे आई एम सॉरी लेकिन ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे खुद शेख रशीद साहब भी, कि बड़े पावरफुल लोग हैं और ज़ाहिर इनका बड़ा वोट बैंक है। रऊफ साहब, आपने भी ये बात सुनी होगी, लेकिन हमारा सवाल फिर ये है, क्या TLP से इस मुआहदे में, मुझे पता है आपके पास अंदर की शायद खबर मौजूद होगी और यकीनन होगी, क्या इस मुआहदे के अंदर ये तहरीर करवाया गया है कि अब 7वीं बार TLP सड़कों पर नहीं आएगी, सड़कों पर आकर फैसले नहीं लेगी? क्या ये इस मुआहदे के किसी नुक्ते में शामिल है भी, या ये बिल्कुल रद्द कर दिया गया ये नुक्ता? नहीं, आपकी बात ठीक है, ये बातें सामने आ रही है। मुआहदे की डिटेल जो है ना अब ऐसा ऐसा रिलीज़ होना शुरू हो गई है, तो उसमें ये बात भी बताई गई है कि आप आइंदा जो है कोई यहाँ पे जलसे जुलूस या इस तरह का मिलिटेंट हरकतें जो हैं वो तोड़ फोड़, रोड ब्लॉक करना, ये काम नहीं करेंगे। आपने अगर आना है, इलेक्शन लड़ने हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी बन कर रहे हैं, आगे लड़ें। जैसे जमात इस्लामी है, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब की है, या दीगर यहाँ पे मजहबी ग्रुप्स जो हैं वो भी आगे मजहब के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं, आप भी करें। सो उनको इस बात पर कायल किया गया है, जो खबरें आ रही हैं, स्टोरी सामने आ रही हैं, कि आप भी वही रूट लें, रादर दैन के सड़कों पर तोड़ फोड़ करें, हंगामे करें, आपको हमें आके अस्करियत एक पसंद या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना पड़े। सो एक आपके लिए रूट ये है कि आप पोलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बने। और मेरा ख्याल है उनके पास एक अच्छी खासी साइजेबल नंबर ऑफ वोट्स हैं। पिछली दफ़ा के इलेक्शन आप देखें तो अगर मैं गलत नहीं कह रहा था 25 लाख के करीब वोट लिए गए। 25 लाख मतलब वोट इज़ क्वाइट ए नंबर कि उन्होंने आके वोट लिए हैं। और इस तरह जिस तरह की उनको आके पॉपुलैरिटी दी जा रही है और जिस तरह का उनको एक स्टेटस दिया गया है कि आप एक, वो कहते हैं पावर टू रेकन विद, कि आप इस तरह की पावर हैं जिससे रियासत डरती है, जिससे वजीर डरते हैं, वजीर आज़म पाकिस्तान डरता है, बड़े बड़े इदारे आपसे डरते हैं। तो आप तो बिल्कुल यहाँ पे आके अब टेक ओवर कर सकते हैं, पॉलिटिकली टेक ओवर कर सकते हैं। तो आप क्यों जा रहे हैं उस साइड पे, वहाँ पे जहाँ पे आपको डिक्लेयर किया जाए कि आप टेररिस्ट हैं? तो आप तो अपने लिए गड़ा खुद खोल रहे हैं, पॉलिटिकली तौर पर स्ट्रगल करें। ये बात उनको ब्रीफ भी की गई है, समझाई भी की, और उनकी बात उनकी समझ में आ भी रही है, जो मुझे थोड़ा सा कोई 2-4 लोगों से मेरी बात हुई है। सो आप उनका क्लाउड देखें, उनकी थ्रेट देखें, उनकी पावर देखें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जो हैं, वैसे डेली आप उठा के देख लें, पिछले 3 महीने का एवरेज निकाल लें डेली। मैं मतलब ये भी नहीं कह रहा कि अल्टरनेट डे पे, रोज़ाना वो तकरीरें करते हैं, रोज़ाना वो कहीं ना कहीं फंक्शन पे जाते हैं, रोज़ाना वहाँ पे वो आके मीडिया को भी रगड़ते हैं। सबसे ज़्यादा उनके मतलब उनका फेवरेट टॉपिक है वो हम लोग हैं, मीडिया को रगड़ा देंगे और बड़ी बड़ी वहाँ पे हमारे खिलाफ चीज़ें बातें भी करेंगे। उनकी सोशल मीडिया टीम है, वो नहीं बख्शती, वो गाली गलोच, जहाँ पे उनको नापसंदीदा लोग हैं उनको रगड़ा लगाती रहती हैं। उनके वजीर नहीं संभाले जाते टीवी चैनल्स पे, दीगर चीज़ों पर। अब जरा उनकी पावर देखें, थ्रेट देखें कि वजीर आज़म पाकिस्तान 10 दिनों से गायब हैं, जब से धरने शरने हुए हैं। आपको इमरान खान साहब कहीं नजर आए हैं? कोई ट्वीट नजर आया हो, कोई तकरीर नजर आई हो, कहीं पे किसी फंक्शन में गए हो, किसी जगह उन्होंने
आके कहा जी मैं तो नहीं आके झुकूंगा। आपको याद हो वहां पे क्वेटा में, वहां पे 10 बेचारे या 8-10 के करीब वहां पे मैयतें पड़ी थी, बच्चे सर्दी में बैठे रहे, औरतें सर्दी में बैठे रही, वहां पे हजारा के जो हमारे वहां शिया भाई थे, उनके लिए इमरान खान साहब ने कहा मैं तो नहीं आता, मैं तो नहीं, उन्होंने तकरीर की थी बकायदा, आपको याद, डट गए थे, मैं ब्लैकमेल नहीं होता, मैं तो ब्लैकमेल नहीं होता साहब, उन्होंने कहा था मैं ब्लैकमेल नहीं होता, मैं ब्लैकमेल नहीं होता। जी जी, वो हाँ तो ब्लैकमेल नहीं है, क्योंकि बेचारे हजारा के लोग हैं, उनका क्या ना आगे ना पीछे, ना वो आके लड़ सकते थे, ना तोड़ फोड़ कर सकते थे, ना वो आके पुलिस पे फायरिंग कर सकते थे जैसे यहाँ पे की गई है। तो जनाब उनके लिए तो 8-10 दिन वो बेचारे अपनी मैयतें लेके प्यारों की बैठे रहे क्वेटा में। इनका किसी का वो खान साहब डट गए थे, बिल्कुल डट गए, मैं तो नहीं आता, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं आप। तो भाई साहब ये डट के जरा यहाँ भी दिखा देते, डट जाते, जरा थोड़ा सा सामने आते। मतलब वजीर आजम तो बनना चाहते हैं आप इस मुल्क का सरबराह भी बनना चाहते हैं, लग्जरीज उसके साथ जो पार्क्स प्रिविलेजेस हैं वो तो एंजॉय करना चाहते हैं बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जो जिम्मेदारियां हैं वो शेख रशीद और इमरान खान साहब पूरी नहीं करना चाहते। उस वक्त चुप करके घरों में बैठ गए। आप लीडर हैं, हजरत उमर की हमें आके मिसालें देते हैं, खालिद बिन वलीद हजरत की मिसालें देते हैं। मिसालें देना बड़ा आसान होता है, उनकी तरह बन के दिखाते ना, फिर आते सामने लीड करते, फ्रंट से कौम को तैयार करते कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमें थ्रेट किया जा रहा है, मैं तो थ्रेट में नहीं होऊंगा, मैं तो ब्लैकमेल नहीं होता। यहाँ पे आपने खुफिया मुज़ाकरात भी किए, आपने उसमें एजेंसीज को भी डाला, आपने बैठ के उनको बेकायदा सील करके वो सील करके दिया। मुआहदा का ये भी कहा गया जो मैंने सुना और पढ़ा जी जी, वो सील है, चलाएं, बशीर फारूकी साहब लेके गए हैं वो सील, चलाएं जरा वीडियो में। हाँ वो सील है, ये सील है। अच्छा आपको उन्होंने, आप वहां पे तो अच्छा वैसे ब्लैकमेल नहीं होते, वो कहते मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं होता, लेकिन जब मुज़ाकरात होने लगे बनी गाला में, उन्होंने कहा आप शेख रशीद और इसको फवाद चौधरी को उठाएं यहाँ से। खान साहब ने कहा जी उठ जाए आप, तो आप ब्लैकमेल ना होते। सो जो वीकनेस का एक आप उनको मैसेज दे रहे हैं, मुझे कोई ज़ाती तौर पर कोई मसला नहीं है, ये एक जमहूरी मुल्क है, बैक वालों को बिल्कुल वो है, पॉलिटिकल वोट बैंक है, आए कन्वेंसिंग करें लोगों को, कैल करें, इस मुल्क पे हुकूमत करें, बिल्कुल करें जी। इमरान खान साहब अगर आके मजहब के नाम पे सियासत कर सकते हैं, नवाज शरीफ साहब कर सकते हैं, भुट्टो साहब कर सकते हैं, बेनजीर भुट्टो साहब ने की, ये जनरल जिया ने यहाँ पे की, इससे पहले हमने देखा अयूब खान साहब के दौर में ये चीजें होती रही हैं। तो ठीक है, मजहब के नाम पे वोट मिलता है आपको, यहाँ पे आती हैं पार्टीज आती है, मजहब का नाम अपना लेती हैं, लोग उनके पीछे जाना चाहते, तो फेयर इनफ। आजकल इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, वो भी तो रियासत मदीना के नाम पे वोट लेना चाह रहे हैं ना। तो आपके पास अगर मजहब का एक स्टाइल है, एक रुख है, तो उनके पास आपसे बड़ा है। सो अगर मुकाबला लग गया है, इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर मुकाबला है कि मजहब को कौन ज्यादा यूज कर सकता है, तो मौलवी साहबान जो वो बेहतर कर सकते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू रऊफ साहब, लेकिन एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। अच्छा पॉइंट है, रियासत मदीना के नाम पर वोट बैंक को मजीद मुस्तहकम करने की बात है, लेकिन रऊफ क्लासेस साहब कह रहे थे शायद पिछले दिनों से वजीर आजम उनको नजर नहीं आए ट्विटर पे, तो उन्होंने वो नजर आए थे अफगानिस्तान की टीम को बकअप करते हुए। एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आकर कंटिन्यू करते हैं कि आगे मुज़ाकरात का कहाँ तक का रास्ता होगा और कहाँ रियासत खड़ी होगी इस सब में। वेलकम बैक नाज़रीन, वक्त बहुत कम रह गया है, लेकिन रऊफ क्लासेस साहब और नज़ीर लगारी साहब दोनों शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं, इनका तफसीर और तज्जिया आप लोग सुन रहे हैं। आखिरी कमेंट कीजिएगा नज़ीर लगारी साहब, हुकूमत का इम्तिहान खत्म हो गया या अभी और भी इम्तिहान इनको मजीद पड़ाव आएंगे आपको लगता है? अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, और हुकूमत ने इस बहरान से निकलने के बाद एक और बहरान को फेस करना होगा। पहली बात तो है कि यहाँ किस तरह से निकलती है, सुरखरू होकर या किसी और तरीके से निकलती है, और अभी तक कोई चीज़ वाज़ेह नहीं है। और ये कह रहे हैं कि हमने ये इतने नुकात तय कर लिए, मुआहदा हो गया है, तो मुआहदा जो हो जाने के बाद तो डायलॉग नहीं होते, अब फिर तो डायलॉग शुरू हो रहे हैं। और एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है, स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है। स्टीयरिंग कमेटी क्या करेगी? मुआहदा करेगी, डायलॉग करेगी, मुज़ाकरात करेगी, या वो किसी मुज़ाकरात की निगरानी करेगी? क्या होगा, क्या अभी कोई चीज़ वाज़ेह नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अभी हुकूमत की मुश्किलात बाकी हैं और बहुत से महाज भी बाकी हैं। ओके, रऊफ क्लासेस साहब, हाउ यू सी अबाउट इट? क्या लगता है आपको कि बस ये अब मतलब एक के स्टॉप लग गया है, अब सारा कुशल मंगल होगा? क्योंकि ऑपोजिशन के धरनों में भी शायद जान नहीं है, हालांकि आज एक बड़ा इज्तिमा कर रही है ज़ाहिर PDM की जमात, लेकिन आपको लगता है कि अब हमवार हो गई है हुकूमत की राह? बड़ी उन्होंने मेरे दोस्त है, मेहरबान है, भाई है मेरे बड़े, ये लगारी साहब, उन्होंने अभी बात की है कि मुआहदा हो गया है, तो फिर ये सारी ये स्टीयरिंग कमेटी वगैरह क्या है। तो मैं इतना कह सकता हूँ लाइटर नोट का मुआहदा इसी चीज़ का हुआ है कि स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाएगी। सो एक तो ये है, और दूसरी चीज़ ये है सर,
ऑन सीरियस नोट मेरा ख्याल है वो बहुत कुछ लेकर जा रहे हैं वक्ती तौर पर। मुझे तो मैं डिफर करूंगा, मुझे नहीं लगता कि कुछ शॉर्ट टर्म में मसले होंगे। उनके 2-3 बड़ी डिमांड्स थी। एक तो वो कह रहे थे कि हमें कालदम आपने करार दिया, वो आप उसको विड्रॉ करें नोटिफिकेशन, ये उनकी बड़ी अचीवमेंट है कि कालदम अब शायद वो ना रहे। दूसरी साथ रिजवी साहब को वो रिहा करवाना चाहते थे, अपना जो लीडर है उनका भी रिहाई की भी बात जो है, उनको भी ये बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में पिछले 5-6 दिन से उनको भी यहाँ सेफ हाउस में रखा गया था, उन्हीं के जरिए मुज़ाकरात हो रहे थे। सो उनकी, और तीसरा शेड्यूल की बात हो रही है कि शेड्यूल में जो रखा जाता है, जो उनके लोग थाने में हाजिरी वगैरह करनी है, तो उसका भी हुकूमत मान के तले हम उनको निकाल दें। सो उनकी 3 मेजर उनकी बड़ी डिमांड्स थी। तो मेरा ख्याल है वो तीनों डिमांड्स मानी गई हैं। तो लिहाजा वो भी आप एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर एक्ट करना चाहते हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि पॉलिटिकल पार्टी का रोल अदा करें, ताकि जब भी कभी हुकूमतों को प्रेशराइज करने की जरूरत पड़े तो उनको सड़कों पर लाया जा सके। सो मुझे थोड़ा सा, मैं उनसे डिफर करूंगा, लगारी साहब भाई है मेरे, मुझे इनका ये इससे लबैक से कुछ ज्यादा कोई शॉर्ट टर्म में, मतलब 3 से 6 महीने कम से कम चले मैं कह देता, मुझे कोई प्रॉब्लम होता लग नहीं रहा वैसे। मेरा ख्याल है चीजें अब स्मूथ होंगी, वो जो चाहते थे वो ले गए इनसे वो। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ क्लासरा, नज़ीर लगारी साहब, आज आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। आपका वैल्यूएबल तज्जिया जो है वो यकीनन नाजरीन तक पहुंचा। लेकिन इस वक्त फैजाबाद इंटरचेंज पर क्या सूरत हाल है? क्या पैगाम पहुंचा कि इन तमाम तर मुजाहिरीन को घर वापस लौटना है, या सूरत हाल वहां पर भी मुबहम है? हैदर शिराजी मेरे साथ मौजूद है। हैदर, क्या मंजरनामा है फैजाबाद इंटरचेंज का, जरा बताइएगा। जी, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान ये फैज़ाबाद इंटरचेंज है, जहाँ पर इस वक्त तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात के बाद अब हुकूमती मशीनरी पहुँच चुकी है जो यहाँ फैज़ाबाद से कंटेनर हटाएगी। और सिर्फ ये फैज़ाबाद ही नहीं, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते और इसके अलावा मरकज़ी शहरों से भी इस वक्त कंटेनर हटाए जा रहे हैं ताकि तमाम शहरियों के लिए रास्ते खोले जाएँ। और तहरीक लब्बैक ने चूँकि यहाँ फैज़ाबाद आकर धरना देने का ऐलान किया था, तो अब मुज़ाकरात के बाद यहाँ तमाम मरकज़ी शाहराहों को खोला जा रहा है। सदर से डाइवर्जन और तमाम जो रास्ते थे उनको खोल दिया गया है, जबकि फैज़ाबाद के मुकाम पर इस वक्त मशीनरी लाई गई है। यहाँ से अब कंटेनर हटाए जाएंगे। मरी रोड को खोला जा रहा है स्टेडियम के पास से, और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दाखिली जो रास्ते हैं, खासकर खन्ना पुल और यहाँ मरी की तरफ से जो रास्ते हैं वहाँ पर मशीनरी थोड़ी देर बाद जाएगी। वहाँ से जो रास्ते के इर्द गिर्द कंटेनर रखे गए थे ताकि अगर तहरीक लब्बैक का यहाँ मार्च इस तरफ बढ़ता है तो वहाँ कंटेनर फिर रोड पर रख दिए जाएँ। तो रोड किनारे जो कंटेनर रखे गए थे उनको हटाने के लिए अब मशीनरी एक्टिव है। तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी अब खुल रहे हैं, और शाहराहों पर कंटेनर रखने की वजह से जो शहरी परेशान थे अब उनकी परेशानी में थोड़ी कमी होगी। और इस वक्त इंतज़ामिया भी एक्टिव नज़र आ रही है ताकि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके तमाम शाहराहों को खोला जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हैदर शिराजी अपडेट करने के लिए। नज़ीर लगारी, रऊफ क्लासरा, आपका भी बेहद शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।